Greetings of the day. Myself C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया, डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़। प्यारे बच्चों, हम लोग परक्विजिट्स के तीसरे पार्ट पर चलेंगे। तीसरे पार्ट में अब तक हमने कवर कर लिया है फर्निश्ड अकोमोडेशन और फ्री मील। अब हम बात करेंगे एनी अदर गिफ्ट और वाउचर और टोकन गिवन बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने किसी तरीके का गिफ्ट दिया है, काइंड में गिफ्ट दिया है और उसकी वैल्यू 5,000 रुपए से कम हो तो एग्जेम्प्ट रहेगा। 5,000 रुपए से ऊपर का कैश गिफ्ट आपको टैक्सेबल करना है। गिफ्ट मेड इन कैश इंक्लूडिंग चेक्स इज नॉट एग्जेम्प्ट, बस आपको ये ध्यान रखना है। बाकी 5,000 रुपए तक का सामान आपको एग्जेम्प्ट करना है, उससे ऊपर का टैक्सेबल करना है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। किसी भी मूवेबल एसेट्स में यहाँ कार भी आ जाएगी, फर्नीचर भी आ जाएगा, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोटरसाइकिल या ऐसा कोई भी इक्विपमेंट जो एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को यूज के लिए दिया जा सकता है, वो आपको इस पार्ट में याद रखना है। लैपटॉप और कंप्यूटर दे रखा हो, नील कर देना, टैक्सेबल नहीं होता। इसके अलावा कोई भी एसेट्स अगर प्रश्न में दी गई हो, आपको 10% पर एनम ले लेना है। जो एक्चुअल कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी हो उसका ले लेना। एक बात याद रखना, एक्चुअल कॉस्ट का लेना, रिटर्न डाउन वैल्यू या डेप्रिसिएटेड वैल्यू कोई दे रखी हो तो उसका मत ले लेना। इसके बाद में अगर प्रश्न में लिखा हो कि एम्प्लॉयर ने ये चीज किराए पर लेकर फिर दी है तो जितना किराया चुकाया हो उसकी वैल्यू ले लेना। व्हिचएवर इज लेस नहीं है, याद रखना। अगर 10% लेना है, कॉस्ट दे रखी है 10% ले लो, अगर किराया दे रखा है तो किराया ले लो। दोनों का कंपैरिजन आप लोगों को नहीं करना, सीधे सीधे जोड़ देना। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे अगर मूवेबल एसेट्स सेल कर दी जाए एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को, 2-4 साल चलाने के बाद में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एम्प्लॉयर ले चुका है तो उसको कम वैल्यू में वो एम्प्लॉय को सेल कर सकता है। तो इस दशा में आपको ये नियम लागू कर देने हैं। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर प्रश्न में दिए हों कि ये सेल किए हैं तो आप हर साल 50% डेप्रिसिएशन लगाना। हर साल 50% डेप्रिसिएशन लगाना। कौन से मेथड से? WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से 50% डेप्रिसिएशन लगाना। कंप्लीट ईयर के लिए लगाना। कंप्लीट ईयर का मतलब मैं समझा देता हूं आपको। 1 जुलाई 2016 को एम्प्लॉयर ने कोई कंप्यूटर खरीदा तो 1 जुलाई 2016 से 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018 से 1 जुलाई 2019, 3 साल का 50% WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगा दो। उसके बाद अगर प्रश्न वाले ने कहा कि 30 नवंबर को एम्प्लॉई को सेल कर दिया, अब 2-3 महीने नहीं देखने आपको, कंप्लीटेड ईयर देखने। अगर प्रश्न में लिखा कि एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को मोटर कार सेल की गई है, कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे? ध्यान दो, 20% ऑफ कॉस्ट आप इसका डेप्रिसिएशन लगा दो। वही कंप्लीटेड ईयर पे लगाना, इसको वापस ध्यान रख लो। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, WDV मेथड फॉलो करना है। ऊपर वाले में भी यही नियम थे। 50% कॉस्ट से चालू करना है, कंप्लीटेड ईयर के लिए लगाना है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से लगाना है। इन दोनों को छोड़कर, कंप्यूटर, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और उसके बाद मोटर कार को छोड़कर अगर कोई दूसरी एसेट्स बच जाएं, इन दोनों में नहीं आ रही हो, तो आप लगा दो 10% ऑफ कॉस्ट। वही कंप्लीटेड ईयर के लिए लगानी है, पार्ट ऑफ द ईयर नहीं देखना। और इसमें आप लोगों को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं लगाना है, गलत लिखा है। स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है उसको आप लोगों को अप्लाई करना है। 10% हर साल घटा दोगे। ठीक है बच्चों, तो ये 2-3 नियम जो हैं वो अच्छे से याद करो। अब चलते हैं नेक्स्ट परक्विजिट्स पे। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउजर में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउजर में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउजर कुछ
इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है, एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे वेतन शीर्षक के अंदर विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग बड़े ध्यान से देखें इसको। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विशिष्ट कर्मचारी कौन होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वह कंपनी का संचालक हो, उसका नियोक्ता कंपनी में सार्वजनिक हित हो, अर्थात उसके पास नियोक्ता कंपनी के कम से कम 20% मताधिकार वाले अंश हों, गत वर्ष मौद्रिक कर योग्य आय की राशि 50,000 रुपये से अधिक हो, तो वह विशिष्ट कर्मचारी कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपये से कम कमा रहा है तो उसका आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो टैक्सेबल उसके लिए नहीं होगा। तो आज हम लोग इनकी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं कर्मचारी के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉइज। नियोक्ता द्वारा संचालित या प्रबंधित शिक्षण संस्थान में सुविधा। अगर एम्प्लॉयर ने खुद का स्कूल खोल रखा है और वहाँ वर्कर के बच्चे पढ़ रहे हैं, खुद द्वारा संचालन किया गया है, तो इस दशा में आपको कौन सी वैल्यू लेनी है ये वाली ध्यान देना। कर्मचारी के लिए इस सुविधा का मूल्य ऐसे ही क्षेत्र में ऐसे ही शिक्षण संस्था या शिक्षा ग्रहण करने पर जो लागत आती के बराबर होगी। यदि कर्मचारी से नियोक्ता ने इस संदर्भ में कोई राशि प्राप्त की है तो ऐसी राशि को उक्त मूल्य में से घटा दिया जाएगा। वह शेष राशि शिक्षा सुविधा का मूल्य होगी। अपवाद, ये बड़ा ध्यान से देखना, याद रखना पड़ेगा। यदि उक्त सुविधा पर नियोक्ता द्वारा व्यय 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक नहीं हो, तो कर्मचारी के बच्चों को दी गई ऐसी शिक्षा सुविधा का मूल्य पूर्णतः कर मुक्त होगा। मतलब अगर प्रश्न में 800 रुपये दे रखे हैं तो आप उसको एग्जेम्प्ट कर देना। 1100 रुपये दे रखे हैं तो आप 100 रुपये को भी टैक्सेबल कर सकते हो, 1100 को भी कर सकते हो। यहाँ आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि नीचे CIT TDS वर्सेस कोर्ट केस दे रखा है, उसमें इन्होंने लिखा संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। तो ऐसा भी कोर्ट केस अवेलेबल है जहाँ पे 100 रुपये टैक्सेबल हो सकते हैं। जैसा कि हमारी पुस्तक में लिखा है इस कोर्ट केस के तहत, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि पूरी राशि अगर 1100 रुपये प्रश्न में दी है तो 1100 रुपये टैक्सेबल कर देने चाहिए। अब नीचे बोल्ड की हुई वर्ड पे आप लोग ध्यान देना कि उक्त 1,000 रुपये तक वाली कर मुक्ति केवल कर्मचारियों के बच्चों के लिए उपलब्ध है। चलिए अब लेते हैं अन्य शिक्षण संस्थान में सुविधा। उक्त अ के अतिरिक्त अन्य सभी परिस्थितियों में कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को दी गई शिक्षा सुविधा का मूल्य वह राशि होगी
जिसे नियोक्ता ने इस संबंध में वहन की हो। यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। नियोक्ता द्वारा कोई छात्रवृत्ति दी जाती है तो ऐसी छात्रवृत्ति की राशि पूर्णतः करमुक्त होगी। इसके बाद बच्चों विशिष्ट कर्मचारियों के लिए जो अगला टैक्सेबल अमाउंट वैल्यूएशन है, परक्विजिट है, वो है बिजली पानी गैस की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस। तो सीधा सीधा याद रखना है कि यह सुविधा विशिष्ट और सामान्य यदि नियोक्ता ने कर्मचारी के नाम से आए हुए पानी बिलों का रिइंबर्समेंट किया है तो सभी के लिए टैक्सेबल है, किंतु यदि नियोक्ता ने बिजली पानी गैस की सुविधा प्रदान की है तो ऐसी सुविधा केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य होगी एवं सुविधा का मूल्य निम्न राशि होगी। यदि उक्त सुविधा नियोक्ता ने अपने ही साधनों से प्रदान की है तो ऐसी सुविधा का मूल्य इस सुविधा के लिए नियोक्ता की आय लागत के बराबर होगा। बस आपको इसको ध्यान रख लेना है कि जितनी लागत नियोक्ता ने चुकाई है बस वही वैल्यूएशन हो जाएगा। यदि उक्त सुविधाएं नियोक्ता ने बाह्य साधन से लाकर कर्मचारी को उपलब्ध कराई हैं तो ऐसी सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा चुकाई गई वास्तविक राशि के बराबर होगा। यदि नियोक्ता ने उक्त सुविधा का हेतु कर्मचारी से कोई राशि ली है तो आप क्या करना कि जितनी लागत आई, जितनी वैल्यू आई, उसमें से कर्मचारी से जो वसूल की गई राशि है वो आप माइनस कर देना। चलो अगला नंबर आता है विशिष्ट कर्मचारियों के लिए घरेलू नौकर, माली, चौकीदार, फर्राश की सुविधा, फैसिलिटी किस किस की दी जाए? डोमेस्टिक सर्वेंट, गार्डनर, वॉचमैन एंड स्वीपर। तो यदि घरेलू नौकर, माली, चौकीदार, फर्राश की नियुक्ति कर्मचारी द्वारा की गई है और भुगतान नियोक्ता ने करा है तो नियोक्ता द्वारा वास्तव में चुकाई गई राशि के बराबर वैल्यू हो जाएगी। यह सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा। यदि इन व्यक्तियों की नियुक्ति नियोक्ता द्वारा की गई है वह भुगतान भी नियोक्ता द्वारा किया गया है तो ऐसी सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा वास्तव में चुकाई गई राशि होगी, किंतु यह विशिष्ट कर्मचारी के लिए ही कर योग्य होगा। तो बच्चों इम्पोर्टेंट था कि अगर कर्मचारी ने नियुक्ति की और उसका रिइंबर्समेंट एम्प्लॉयर ने किया तो सभी के लिए टैक्सेबल है, उसके लिए स्पेसिफाई होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर नियोक्ता ने करी है और भुगतान भी नियोक्ता ने किया है तो फिर विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही टैक्सेबल है। ठीक है, चलिए अब बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलने वाले हैं, फैसिलिटी ऑफ मोटर कार की सुविधा। इसके लिए मैं आप लोगों को शॉर्ट टेबल पे लेके जाता हूं जो हमारी शाह मंगल जैन एंड जैन बुक के पेज नंबर 3.55 पर दे रखी है। मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग चाहें तो अपनी कॉपी में एक बार नोट भी कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। कार सुविधा का मूल्यांकन सारणी देखना। सबसे पहले तो ऊपर की बोल्ड जो पैराग्राफ इस टेबल के जस्ट ऊपर दे रखा है उसको पढ़ो। ये जो लिखा है कार के इंजन की क्षमता, इंजन कैपेसिटी होती है आप लोग जानते हैं, जैसे हमारे बाइक वगैरह की होती है 125 सीसी 100 सीसी, वैसे ही कार की भी इंजन कैपेसिटी होती है। 1.6 लीटर का मतलब क्या 1600 सीसी क्यूबिक कैपेसिटी इंजन कैपेसिटी गिनी जाती है। तो 1.6 लीटर या 1600 सीसी से तक हो तो यह वाला नियम लगाना है, से ज्यादा हो तो इधर वाला नियम लगाना है। तो पहले तो आपको बाइफर्केशन इन दोनों का करना है। चलो अब इधर इसको पढ़ लो कि यदि कार नियोक्ता की हो और नियोक्ता ने इसे किराए पर लिया हो, नियोक्ता की हो या नियोक्ता ने उसे किराए पर लिया हो, केवल ऑफिस उपयोग के लिए, केवल ऑफिस उपयोग के लिए अगर कार दी गई है तो रूल याद कर लो, टैक्सेबल नहीं होता, जीरो वैल्यू रहेगी, जीरो। चाहे वो 1.6 लीटर से कम की हो, 1.6 लीटर से ज्यादा की हो, जीरो वैल्यू रखनी है। चलो केवल निजी उपयोग के लिए, केवल निजी उपयोग के लिए है तो चलाने एवं रख रखाव के समस्त व्यय
जिनका भुगतान नियोक्ता ने किया हो, 1.6 लीटर वाला रूल है, ध्यान रखना। कार की लागत का 10% यदि नियोक्ता स्वामी हो, अथवा कार का किराया कर्मचारी द्वारा चुकाई गई राशि, ये आपको जोड़ लेना है। मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअल एक्सपेंडिचर लेने हैं। रिपेयर का खर्चा ले लिया, मरम्मत का खर्चा ले लिया, उसके बाद लागत का 10% और जोड़ लेना अगर उसका नियोक्ता मालिक हो तो, और अथवा कार का किराया जो कर्मचारी द्वारा चुकाई गई राशि, इसमें से माइनस कर देनी है। अगर 1.6 लीटर की ज़्यादा हो तो भी नियम सेम है। क्या क्या जोड़ना है? चलाने का खर्चा, रख रखाव का खर्चा जिनका नियोक्ता ने भुगतान किया हो। कार की लागत का 10% लेना है यदि नियोक्ता स्वामी हो, अथवा अगर स्वामी नहीं है तो किराए पर लेगा तो किराया जितना चुकाया वो जोड़ देना। इन सबको जोड़ने के बाद में कर्मचारी द्वारा चुकाई गई राशि माइनस कर देना। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो ज़्यादातर क्वेश्चन में देखने को मिलता है, निजी एवं कार्यालयी दोनों उपयोग के लिए। ऊपर वाला सबसे पहले क्या था? केवल ऑफिस यूज। उसके बाद क्या आया? केवल निजी उपयोग। अब क्या आ रहा है? थोड़ा निजी और थोड़ा ऑफिस यूज के लिए। तो अगर दोनों के लिए लिखा है तो आप क्या रूल लगाओगे? ध्यान से समझना कि यदि समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा किए जाएं तो लिख दो 1800 रुपये प्रति माह अगर 1.6 लीटर से कम की है, और 1.6 लीटर से ज़्यादा की कार है तो आप लिख दो 2400 रुपये प्रति माह। और अगर साथ में ड्राइवर दे रखा हो तो ड्राइवर के लिए आप लिख दो 900 रुपये और जोड़ दो, ये हो जाएगा 2700 रुपये प्रति माह। 900 रुपये प्रति माह ड्राइवर के जोड़ने होते हैं। तो 1800 और 2400 याद कर लोगे तो इसमें ड्राइवर साथ में लिखते तो 900 दोनों में जोड़ दो, 2700 और 3300 रुपये का फिगर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छे से याद करना कि समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा किए जाएं। कार का उपयोग पर्सनल भी हो और ऑफिस के लिए भी हो तो 1800 रुपये तो 1.6 लीटर की कार के लिए है, 1.6 लीटर तक या उससे कम की कार के लिए है, और 1.6 लीटर से ज़्यादा की कार के लिए आपको लिखना है 2400 रुपये, और ड्राइवर साथ में हो तो 2700 रुपये लिख लेना है। निजी उपयोग के व्यय कर्मचारी वहन करें। अगर निजी उपयोग के व्यय कर्मचारी वहन कर रहा है और कार 1.6 लीटर तक की कैपेसिटी वाली है तो आप लिख दो 600 रुपये प्रति माह, और ड्राइवर के 900 रुपये अगर हैं, ड्राइवर है तो ड्राइवर के 900 रुपये और जोड़ दो तो 1500 रुपये प्रति माह हो जाएगा। और अगर 1.6 लीटर से ज़्यादा की कार है, कैपेसिटी की कार है, तो 900 रुपये प्रति माह लिख दो जितने महीने कार दे रखी है, और साथ में ड्राइवर अगर दे रखा हो तो 900 प्लस 900 1800 रुपये प्रति माह हो जाएगा। अब बच्चों अगला पॉइंट हमारे पास में है, कार कर्मचारी की हो और खर्चे नियोक्ता करे तो देखना क्या होता है। कार कर्मचारी की है और काम ऑफिस के लिए आ रही है तो आप 0 करेंगे, टैक्सेबल नहीं हो सकता क्योंकि ऑफिस में काम में ले रहे हो तो वर्कर को किसी तरीके की फैसिलिटी नहीं मिली। और अगर कार कर्मचारी की है और केवल निजी उपयोग के लिए दी गई है तो जो वास्तविक व्यय होगा वो आपको जोड़ देना है, चाहे कार की कैपेसिटी कुछ भी हो। निजी एवं कार्यालय उपयोग दोनों के लिए है तो बच्चों नियम वही है जो ऊपर वाला था, लेकिन यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कार कर्मचारी की है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो इनकर हुए हैं उसमें से 1800 रुपये या 900 रुपये जोड़कर जो भी हो वो माइनस कर देना है, और इस दशा में वास्तविक व्यय में से 2400 रुपये और 900 रुपये ड्राइवर के अगर हैं तो कटा देने हैं। तो बच्चों ये नियम हुआ कर्मचारी की कार होने की दशा में। एक से अधिक कार्य निजी एवं कार्यालय उपयोग में देने के लिए क्या करो? देखो, अगर एक कार का रूल तो आप ये ऊपर वाले रूल से लगा दो जो मैंने आपको ऊपर से पढ़ाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनके अकॉर्डिंग कि अगर नियोक्ता की है या कर्मचारी की है, खर्चा कौन कर रहा है, खर्चा कौन वहन कर रहा है, इसको रूल को देखकर आप कोई एक कार तो A3 के अनुसार टैक्सेबल कर दो। A3 कौन सा है? देखो ये A और ये 3, मतलब ये 1800 2400 वाला रूल नियोक्ता द्वारा वहन किया जाए और कर्मचारी वहन करे तो 600 900 वाला रूल।
तो एक कार के लिए तो 1800-2400 वाला रूल लगा देना, और बाकी की कार के लिए A2 वाला रूल। A2 रूल कौन सा है? ये वाला A2 निजी उपयोग वाला, कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर और कॉस्ट का 10% लेना है। ठीक है, इसको मैं आपको एक और प्रैक्टिकल से अभी थोड़ा करके समझाता हूँ। ये भी अच्छे से याद कर लो कि 1.6 लीटर 16 हॉर्स पावर या 1600 सीसी के बराबर होता है। तो देखो, जैसे मैं 2 कार की वैल्यू ले लेता हूँ। एक कार मेरे पास में है 1.2 लीटर वाली, और दूसरी कार मेरे पास में है 1.8 लीटर की। अब मुझे टैक्सेबिलिटी निकालनी है, तो प्रश्न वाला हमारे को एक्चुअल एक्सपेंडिचर और देगा। एक्चुअल एक्सपेंडिचर मान लो 70,000 रुपये इधर की तरफ हुआ, और इसमें 60,000 रुपये का एक्सपेंडिचर हुआ। कार की जो कॉस्ट है वो हमारे को छोटी कार है 3 लाख की दे दी, और बड़ी कार की हमारे को वैल्यू 6 लाख रुपए दे दी। तो आप क्या करना, इसका 10% निकाल लो। 3 लाख के कार का 10% 30,000 हो जाएगा, और 6 लाख की कार का 10% 60,000 हो जाएगा। तो आप क्या करो, इस 70,000 को, कॉस्ट को, और 30,000 रुपये को जोड़ लो। ऐसे ही 60,000 और इस 60,000 को जोड़ लो, तो जो वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस 70,000 और 30,000। तो पहली कार का वैल्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा 1 लाख रुपए, और दूसरी कार का एक्सपेंडिचर हो जाएगा 1,20,000। अब आप क्या करो, पहली कार क्योंकि 1.2 लीटर की है, तो इसके लिए 1800 रुपये पर मंथ वाला रूल लगेगा, प्लस ड्राइवर के 900 रुपये, तो 2700 रुपये पर मंथ इंटू 12 कर दो, तो 2700 रुपये पर मंथ इंटू 12। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 32,400। और इसके साथ आप क्या करो, 1.8 लीटर वाली जो है उसका 1.6 लीटर से ज़्यादा वाला रूल लगा दो, तो उसमें हो जाएगा हमारा 2400 रुपये प्लस 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर के, तो 3300 रुपये पर मंथ 12 से गुणा कर लो, तो ये हमारा हो जाएगा 39,600। अब आपको क्या करना है, समझना बहुत अच्छे से कि ऑप्शन बनाने पड़ेंगे। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, कार 1, कार 2। अब ये जो मैंने आपको ऊपर की तरफ रूल बताए थे, ध्यान देना, इसका पहली कार का हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हमने लिया वो कितना लिया, 1 लाख, और दूसरी कार का हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है, 1,20,000। ठीक है बच्चों, तो पहली कार ऑप्शन 1 के अंदर तो आप क्या करो कि जो कार 1 का खर्चा है वो 1 लाख लिख दो, और ऑप्शन 2 के अंदर कार 2 का खर्चा लिख दो 1,20,000 रुपये एक्चुअल, क्रॉस लिखना, याद रखना। इसके बाद क्या करो कि ये जो हमने रूल लगाए थे 1.6 लीटर का वैल्यू आया 32,400 और 1.8 लीटर का वैल्यू आया 39,600, ये इनको यहाँ नोट कर दो। लिखना उल्टा है वापस, अब ध्यान देना, कार 2 को आपको यहाँ लिखना है 39,600 और कार 1 की वैल्यू ऑप्शन में यहाँ लिखनी है 32,400। अब आप इनको जोड़ के देखो क्या वैल्यू आती है। यहाँ अपन इसके टोटल लगाते हैं, तो इसकी वैल्यू आई 1,39,600 और इसकी वैल्यू आई 1,52,400। तो कौन सा ऑप्शन अच्छा होगा हमारे एक वर्कर के लिए, 1,39,600। ये हमें टैक्सेबल करना है। वजह ये कोई कार की वैल्यू आपको मैं अगर इम्पोर्टेंटली बात कहूँ तो आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि अगर पार्टली वाला रूल है तो 1,800 रुपये पर मंथ और 2,400 रुपये पर मंथ प्लस ड्राइवर के 900 रुपये और जोड़ने हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो बच्चों आज हम लोगों ने
विशिष्ट कर्मचारियों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स देख लिए हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देख रहे हो, व्यू रेगुलर करो, क्योंकि इस पैंडेमिक पीरियड में क्लासेस कब से वापस रेगुलर स्टार्ट होंगी हम लोग श्योर कुछ नहीं कह सकते। बी सेफ, और इन केस आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और जो पिछले वीडियोस हैं उनके अंदर मैंने मेरी वेबसाइट एड्रेस भी दे रखा है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।